किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री अरुण डबराल। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा कृषि में संभावनाएं, बदलता परिवेश। अरुण डबराल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डबराल जी, हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का वैश्विक जो प्रभाव है वो पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। हम यदि भारत की बात करें तो कृषि में इसका व्यापक प्रभाव हुआ है। उसमें भी यदि हम उत्तराखंड की बात करें, पर्वतीय प्रदेश है हमारा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाएं नियमित रूप से आ रही हैं। हम यदि कृषि में संभावनाओं की बात करें इस बदलाव के युग में, तो आप किस तरह से ये बदलाव देख पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक प्राकृतिक आपदाओं की बात है, अंधड़ की है, अतिवृष्टि की बात है और भूस्खलन की बात है, इन पर नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे जलवायु में जो परिवर्तन बड़ा भारी हो रहा है, आप देख रहे हैं कि मौसम में कितना बदलाव हो रहा है। समय पे बारिश नहीं होती है, कभी बेमौसम बारिश हो जाती है, गर्मियां बढ़ रही हैं, पानी की कमी हो रही है, मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है और पानी भी प्रदूषित हो रहा है, दोनों ही चीजें प्रदूषित हो रही हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने ये जो हमारी कृषि की जरूरतें हैं, कृषि उत्पादन है, फसलें हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करना होगा और कुछ सुधार भी करना होगा, ताकि मिट्टी में भी सुधार हो और पानी, जो बेसिक चीजें हैं फसलों के लिए, उनमें भी बदलाव हो। हमारा जो हिमालय प्रदेश की आपने बात करी, खासतौर से विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं घाटियां हैं, कहीं पानी के अच्छे साधन है, कहीं उपराओं की खेती होती है जहाँ पानी नहीं होता है और कहीं बर्फ गिरती है बहुत ज्यादा, कहीं नहीं गिरती है। तो ये बहुत अच्छी जगह है खेती वगैरह के लिए। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी कृषि की जो जरूरतें हैं और कृषि की जो क्षमताएं हैं उन पर सोचने की हमें बहुत जरूरत है। अभी पिछले दिनों ही भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा एक बैठक हुई थी, उसमें भी इसी विषय पर चर्चा हुई। और खासतौर से आज के अखबार में भी जम्मू कश्मीर में जो कृषि विश्वविद्यालय है, उन्होंने शोध किया और उन्होंने ये बताया कि जो सेब की जो किस्में हैं उन पर जलवायु परिवर्तन का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो उस पर हमें सोचने की जरूरत है। खासतौर से जो डिलीशियस किस्म है, रॉयल डिलीशियस, उसकी जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है जलवायु परिवर्तन के कारण। और जो दूसरी किस्में हैं उनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उनकी क्वालिटी में भी फर्क पड़ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि इन बदलते हुए परिवेश में हम अपनी कृषि की क्षमताओं और कृषि की जरूरतों को ध्यान में रखें। इसके लिए सरकार भी चिंतित है और जो हमारा वैज्ञानिक समुदाय, खास तौर से जो कृषि वैज्ञानिक है, निरंतर इस पर विचार कर रहे हैं। इस तरह की गोष्ठियां भी हो रही हैं और इस तरह के परिवर्तन भी लाने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। अब यदि हम मिट्टी की बात करें, ये सबसे जरूरी है कि हम अपनी मिट्टी को सुरक्षित रखें, मिट्टी की जो सेहत है वो ठीक रहे। तो क्या सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए, सरकार कोशिश कर रही है, वैज्ञानिक, इनको भी कोशिश जरूर करनी चाहिए। और खासतौर से जो मिट्टी की आपने बात कही है, तो तेज बारिश की वजह से मिट्टी की जो ऊपर की हिस्सा होता है, जो अधिक उपजाऊ होता है, वो बह जाता है। दूसरी बात, फर्टिलाइजर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का अंधाधुंध इस्तेमाल, और 2-2, 3-3 फसलें साल में हम लोग ले लेते हैं और खाद उर्वरक जो उसके लिए जरूरत है वो हम दे नहीं पाते हैं। जीवांश की कमी हो जाती है। जीवांश की कमी, आपने बहुत सही बोला है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि सारे विश्व में ही जीवांश का प्रतिशत मिट्टी में 1% से भी कम हो गया है, जो कि 3 से 6% तक होना चाहिए। जीवांश जो कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, मिट्टी की पानी की शोषण क्षमता को बढ़ाता है, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, तो वो कम हो गया है क्योंकि हमने फर्टिलाइजर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। अधिक पैदावार देने वाली किस्में उगा करके, नई नई किस्में उगा करके, फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करके हमने मिट्टी को खराब कर दिया है। दूसरी बात, जो पानी है वो भी खराब हो रहा है। तो फैक्ट्रीज का पानी है, नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है, जानते हैं किस तरीके से। तो वो पानी भी जब सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जो सब्जियां वहां पैदा होती हैं, जैसे आपकी दिल्ली की बात है, तो दिल्ली में जो भी सब्जियां आती हैं, पिछले दिनों आया था अखबार में कि वहां जो भी सब्जियां हैं उनमें टॉक्सिक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। तो ये इसी वजह से, क्योंकि जमुना का जो पानी है वो प्रदूषित हो चुका है। तो हमें अपना पानी, अपनी मिट्टी को सुरक्षित रखना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और कई सालों के लिए भी। अगर हम इसको संभाल नहीं पाए तो आने वाले कई सालों तक मिट्टी और पानी दोनों की स्थिति खराब हो जाएगी। अरुण डबराल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सी फसलें हैं जिनमें बहुत संभावनाएं आप देखते हैं? खासतौर से उत्तराखंड की बात हम करें, हिमालयी क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ के लिए जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उनमें हम धान और मक्का, इन 2 चीजों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि मक्का और धान, इनकी 2-2, 3-3 फसलें हम अपने उत्तराखंड में ले रहे हैं, तो जिनसे अधिक पैदावार लेके किसान का मुनाफा भी होगा और लोगों की जरूरत भी पूरी होगी। सरकार की योजना भी है और बृहद रूप में ये प्रचारित भी किया जा रहा है और ये आवश्यकता
भी है आज की, और हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के जीवन शैली से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि हम मोटे अनाजों का प्रयोग करें। तो मोटे अनाजों के लिए क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं बदलते? देखिए, हिमालयी क्षेत्र जो है खासतौर से ये इस मामले में बहुत ज्यादा संपन्न है, जड़ी बूटियों के मामले में, और क्योंकि अनइरिगेटेड एरिया ज्यादा है ना, सिंचाई के साधन कम है, पहाड़ी इलाके हैं, ढलान के इलाके हैं, तो वहाँ पे या तो आप बाग लगा सकते हैं या फिर उपराऊ में लोग खेती करते हैं। और वहाँ पे जो मोटे अनाज है, मोटी दालें हैं, विभिन्न किस्म की, छेमी है और कई कई दालों की कई किस्में हैं, गहत है, आपके भट्ट है, आपकी और चीजें हैं, इन चीजों का और मसालों का, खासतौर से ये जो जैव विविधता हिमालय क्षेत्रों में है, तो यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अदरक, लहसुन, मिर्च वगैरह को, जो यहाँ के उत्पाद हैं, ये बहुत अच्छी पैदावार देंगे, थोड़ी सी मेहनत में, थोड़ी सी लागत में, और इनसे अच्छा मुनाफा हो सकता है। और आप देख रहे होंगे कि देश के विभिन्न इलाकों में हिमालयी क्षेत्रों की जो विभिन्न दालें हैं, मोटे अनाज हैं, इनकी मांग दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है। डबराल जी, हम जब फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के प्रयोग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनको कम से कम इस्तेमाल में लाया जाए, और यदि उत्तराखंड की बात करें तो ये बाय डिफॉल्ट जैविक प्रदेश है। यहाँ पे हम वैसे कहा जाता है कि कम प्रयोग करते हैं। सिक्किम पूरी तरह से जैविक प्रदेश बन गया है, वहाँ इस तरह के उत्पाद पैदा किए जाते हैं। तो यदि हम उत्तराखंड की बात करें, विषम भौगोलिक परिस्थितियां तो हैं, लेकिन यदि जैविक खेती को हम बढ़ावा देते हैं तो इनकी मांग मार्केट में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, जैविक पदार्थों की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दिन पर दिन, और खासतौर से पहाड़ी इलाके जो हैं इस मामले में काफी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जैविक उत्पाद हैं उनकी खेती, जैसे मैंने आपको बोला दाल, ये उपराऊ की जमीन में बोते हैं। उपराऊ की जमीन में सिंचाई पैदावार कम होती है जरूर, लेकिन चूंकि वर्षा पर आधारित है तो पैदावार भी कम होती है, लेकिन क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किए जाते, उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किए जाते, मसालों की खेती में जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल नहीं किए जाते, तो वो एक तरह से जैविक ही हैं। इस वजह से उनकी मांग देश में बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, सरकार को भी जैविक खेती के प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि किसानों को उसकी अच्छी लागत और अच्छा मुनाफा उसमें मिल सके। तो बगैर सरकार के ये चीज संभव नहीं हो पाएगी। तो सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हमारे हिमालयी प्रदेशों में जैविक खेती को कुछ विकास खंड है, उनको सेलेक्ट करके उनमें ट्रायल के रूप में शुरू किया जा सकता है कि यहाँ पूरी तौर पर जैविक खेती होगी, क्योंकि जैविक खेती करना भी इतना आसान नहीं है। मैंने मान लीजिए जैविक खेती कर रहा हूँ, मेरे बगल में आपका खेत है, आप खूब धड़ल्ले से पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका असर मेरे यहाँ भी तो होगा ही। तो जैविक खेती के लिए कुछ एरिया छांट लेने चाहिए और उन एरियाओं को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कृषि उत्तराखंड का एक प्रमुख व्यवसाय रहा है, लेकिन रोजगार के अवसर कम हो गए हैं पूरी तरह से, इसलिए पलायन हुआ है। और सरकार निरंतर कहती है कि रिवर्स पलायन होगा, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से लघु उद्योग हैं जिनको बढ़ावा देकर या उनकी स्थापना उत्तराखंड में करके हम पलायन को रोक सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। खासतौर से हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है, जितने भी हिमालयी राज्य हैं, इन सब में जैव विविधता बहुत ज्यादा है। किस्म किस्म की जड़ी बूटियां यहाँ पे मिलती हैं जो कि एक तरह से जैविक ही हैं। उनमें कोई फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता, वहां कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता, वो पूरी तौर पर जैविक है एक तरह से। तो उनकी खेती को प्रोत्साहित करें, वो जंगलों से लोग ला करके इकट्ठा करें, और उनके प्रोसेसिंग की व्यवस्था सरकार को और हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, इनको सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से किसानों के लिए हम ये चीजें मुहैया कराएं, ताकि उनका रस, उनकी एसेंस, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उन चीजों को बना करके बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिल सके। जैसे कि जंगलों में शहद हो रही है, जो जंगल की मधुमक्खी है, उसको इकट्ठा करके वो शहद जो हमारी पालतू मधुमक्खियां होती हैं, इनके बनस्पत उनसे अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आपका बुरांस है, बुरांस के रस को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, वो जंगल में ही होता है, वहां कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होता, वो एक तरह से पूरी तौर पर जैविक है। तो इन चीजों को इस तरह से कुटीर उद्योग होने चाहिए, लेकिन कुटीर उद्योग के लिए भी अपनी कुछ सीमाएं होती है, खाने पीने की चीजें हैं, तो कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। तो हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व है और हमारी जो सरकार है, उनको इस दिशा में लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ताकि जड़ी बूटियों आधारित और मसालों पर आधारित, खान पान की चीजों पर आधारित, आपका नमक है, पहाड़ में कितनी किस्म का नमक बनता है बताइए, है ना। कोई लहसुन का नमक बना देता है, कोई मुर्रा क्या होती घास होती है उसको पीस के नमक बना देते हैं, नमक के साथ ही आप रोटी खा लेते हैं, और घी मिल जाए तो बहुत काफी है ना। तो किस्म किस्म के नमक बनते हैं, नमक पर ही एक कोई उसका उत्पाद बनाया जा सकता है कि ये भाई ये पहाड़ का नमक है, ये उत्तरकाशी का है, ये चंबोली लूण कहते हैं, लूण कहते हैं ना। किस आप तो जानते होंगे, हरा नमक, ये नमक, वो नमक बड़े स्वाद के साथ खाया जाता है, बहुत चटपटा होता है, तो उस पे उत्पाद बनाया जा सकता है।
सकता है, आपका मंडुआ है, मंडुए की बर्फी है, मंडुए के केक है, मंडुए की और भी कई चीजें हैं, तो कई उत्पाद मंडुए के बनाए जा सकते हैं। इस तरह के लघु उद्योग से रोजगार भी यहाँ के लोगों को मिलेगा और हमारे गांव जो है सरसब्ज होंगे, हरियाली उनमें बढ़ेगी, हरे भरे होंगे, गांव खुशहाल होंगे। तो लघु उद्योग इन पर आधारित भी काफी कुछ हो सकते हैं। जो चारधाम यात्रा है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये पीक महीने होते हैं जब बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। जी। बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है, यदि हम ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं तो जो हमारे इन सड़कों के आसपास के गांव हैं, यदि इनमें बागवानी की जाए और कुछ ऐसे फल जो कि बहुत रसीले हैं और इस सीजन में ही होते हैं अगर उगाए जाएं और सरकार उसको प्रोत्साहन दे तो मार्केटिंग बहुत आसानी से हो सकती है। देखिए, हिमाचल ने तो बहुत पहले ही अपने को बागवानी के क्षेत्र में प्रमुखता बना दिया था कि भाई यहाँ बागवानी ज्यादा होगी, उसको बहुत प्रोत्साहन दिया था। हमारे उत्तराखंड में शायद ऐसा नहीं हो पाया काफी कुछ, तो यहाँ पर भी बागवानी को देना चाहिए। हाँ, सड़कों के किनारे जरूरी नहीं है कि जो गांव है गांव जो है जहाँ लगाए जा सकते हैं वहां पे निश्चित तौर पे ये लगाए। और यहाँ के जो लोकल फल हैं, जैसे आपका काफल है, हिसालू है और किंगोड़ा बोलते हैं, इस तरह इन चीजों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर आप दूसरे देशों में जाएं, ब्लैकबेरी करके, ये बेरी करके, वो बेरी करके, कितने किस्म के जूसेस मिलते हैं, तो हम अपना काफल का जूस क्यों नहीं बना सकते हैं? इस पे कोई लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं। हम अपने हिंसालू का क्यों नहीं बना सकते? आपके सिक्किम की आपने बात करी थी, वहां तो इतने बड़े बड़े हिंसालू होते हैं, इन पे क्यों नहीं हम रिसर्च करते हैं? इन पे हमें रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि बदलते हुए परिवेश में अब धान, गेहूं, मक्का वगैरह यही चीजें हम उगाते रहे, ऐसा थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो हमें दूसरी तरफ भी ध्यान देना होगा। और हमारा हिमालयी क्षेत्र जो है, जितने भी राज्य हैं, इन सब में किस्म किस्म की जमीन है। देखिए, घाटी वाली भी है, तराई की भी है, जहाँ अच्छी पैदावार होती है, तो वहां उस तरह की चीजें ली जा सकती हैं। हम देख रहे हैं कि होम स्टे योजना बहुत सफलतापूर्वक चल रही है देश में। खासतौर से हम उत्तराखंड की बात करें तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर विदेशी और देशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और वहां पर उस तरह की संस्कृति उनको दिखाई जाती है जिसे हम विलेज टूरिज्म कहते हैं। तो इसको बढ़ावा देने से भी हमारी अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है और हमारी खेती को बहुत प्रमोट किया जा सकता है। इस तरह से बिल्कुल हमारी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा सकता है, रोजगार को प्रोत्साहित किया जा सकता है, गांव को खाली होने से रोक सकते हैं, गांव आबाद होंगे इससे। इसको काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और होम स्टे में यहाँ के जो खान पान के तौर तरीके हैं उनको करना चाहिए, जैसे कि राजस्थान में या गुजरात में या दूसरे इलाकों में है, वहाँ उनके हमारे खान पान साधारण है, लेकिन यहाँ के जो जैविक उत्पाद होते हैं, जैसे कि गांव में जो मिर्च होती है, गांव में लहसुन होती है, गांव में ज्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं पहाड़ी खान पान में, अदरक, लहसुन, मिर्च वगैरह, थोड़ा बहुत धनिया उनिया, थोड़ी काली मिर्च, जीरा वगैरह से, लेकिन उनका स्वाद अलग होता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ का पानी ऐसा है, वहाँ की आबो हवा ऐसी है और वहाँ की जो उत्पाद होते हैं लोकल के, वो वहाँ की मिर्च में और यहाँ की मिर्च में बहुत फर्क है। वहाँ की लहसुन छोटी छोटी होगी, बारीक होगी, आप कहेंगे क्या है लहसुन यार ये, और यहाँ देहरादून में ले लीजिए तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी गांठें मिलेंगी, वो तो सारी फर्टिलाइजर से पैदा की हुई है, जाने कैसे कैसे, उनमें वो स्वाद नहीं होता। तो ये चीजें करेंगे तो संस्कृति को भी, पहाड़ की संस्कृति को भी प्रोत्साहन मिलेगा, यहाँ के खान पान की भी पब्लिसिटी होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पलायन भी रुकेगा। डबराल जी, मिट्टी के सुधार की बात हम आरंभ में कर रहे थे, तो पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय है जो कृषि के साथ साथ चलता है और पहाड़ में लोग भेड़, बकरी, गाय इनको साथ में पालते हैं। अब तो मत्स्य पालन को भी सरकार काफी प्रोत्साहित कर रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मिट्टी में सुधार के लिए पशुपालन को हम बढ़ावा दें और जो साथ में और भी हमारे मत्स्य पालन के लिए जब सरकार इतनी सब्सिडी दे रही है तो उसको भी हम अपनाएं? बिल्कुल, देखिए, कृषि को हम पशुपालन से अलग नहीं कर सकते हैं। आज हालांकि मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो गई, ट्रैक्टर आ गए, छोटे खेतों के लिए भी ट्रैक्टर आ गए हैं, लेकिन फिर भी जीवांश की जरूरत तो होती है ना मिट्टी के लिए, खाद की जरूरत तो होती है ना, जिससे कि फर्टिलाइजर के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो। इसलिए जानवरों को पालना भी बहुत जरूरी है, मुर्गी फार्म चलाने भी बहुत जरूरी है, बकरी पालन भी होना चाहिए क्योंकि उसकी खाद को हम इस्तेमाल करें और मिट्टी में सुधार आए, मिट्टी की जो क्षमता है, उसकी जो उर्वरता है वो बनी रहे, मिट्टी खराब न होने पाए आने वाले समय के लिए, और वो फसलों का उत्पादन अच्छा होता रहे। मछली पालन है, हमारे हिमालयी क्षेत्र की मछली तो बहुत प्रसिद्ध है, आप देखते हैं अलग अलग जगह में जो नदियों से मछली मिलती बहुत अच्छी है, तो उसको भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जरूरी है। तो पशुपालन को आप कृषि से अलग नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अंधाधुंध जो विकास हो रहा है, विकास होना चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी बात हम करते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, और शहरीकरण की जो प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो विकास
जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से एक तरह से नुकसान ही हो रहा है पहाड़ों का तो ज्यादा, क्योंकि सीमेंट के कंक्रीट के मकान ज्यादा बन रहे हैं। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पुराने तौर तरीके के जो मकान होते थे खपरेलों के और स्लेट के होते थे, छतें डाली जाती थी पठाल की, उन चीजों को फिर से दोबारा से लाना चाहिए। लकड़ी उतनी नहीं है लेकिन फिर भी लकड़ी के ऊपर आधारित मकान अगर बनाए जाएं और ऐसे मकान बनाए जाएं हल्के फुल्के जिनसे कि कभी भूकंप वगैरह आए, कुछ भूस्खलन हो तो मकानों को, उनको रहने वालों को ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो इस तरह की चीजें बनाई जाए जिससे कि वहां का जो पर्यावरण है वो प्रदूषित नहीं हो, वातावरण भी अच्छा रहे, हवा भी अच्छी रहे, शुद्ध रहे और लोगों को रोजगार भी मिले। और ये चीज आपके जो आपने बोला था कि विलेज टूरिज्म, उसके लिए भी एक अच्छा आकर्षण पैदा होगा कि भी ये पहाड़ी रहन सहन है, पहाड़ी खान पान है, पहाड़ी संस्कृति है, उसको भी जानने के लिए लोग उत्सुक होंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये चीज भी काफी जरूरी है और इसके लिए तो सरकार को ही सोचना होगा। डबराल जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे किसान साथियों से साझा की कि किस तरह से बदलते परिवेश में कृषि में जो संभावनाएं हैं उनको हम तलाश करें और उस पर अमल भी करें। आकाशवाणी के स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।